नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी को कोल पॉइंट एजुकेशन सेंटर में स्वागत करते हैं। आज हम लोग सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा है अगला फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब हम लोगों का मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है ये किसी भी लोगों को एक लाइफ जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में दिया गया है। ये हमें गारंटी देता है 6 फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें से हमारा सबसे पहला आता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं सबके पास इक्वल राइट है, सभी समान है, समानता का अधिकार हुआ। जितने भी लोग, चाहे वो गोरा हो, काला हो, किसी जात धर्म कहीं भी हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सभी इक्वल है। उसके बाद हमारा अगला आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये सभी लोगों, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन हैं, वो सभी स्वतंत्र हैं। वो चाहे किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उन्हें बोलने का अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से लोग फ्री है, बिल्कुल उसे स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। उसके बाद अगला आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हो गया कि कोई भी लोग, जो भी देश सिटीजन्स है, किसी का शोषण ना हो, चाहे वो काला हो, वो गरीब हो, अमीर हो, वो किसी निचले तबके से आता हो, किसी से जबरदस्ती कोई काम ना करवाया जाए। तो इस तरह से अगर शोषण होता है तो वो इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है और ये जस्टिसेबल है। उसके बाद हमारा आता है अगला राइट अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब ये हो गया कि हमारे, एक तो सबसे पहले बात, हमारा देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पे कोई इसका, लेकिन यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो चाहे तो किसी भी धर्म का प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके पास कोई ये, उसे कोई ये बंधन नहीं है कि वो एक हिंदू को ही फॉलो करे, मुस्लिम को। वो चाहे तो जिस धर्म को वो मान सकता है, किसी भगवान की पूजा कर सकता है। उसके बाद हमारा अगला आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स इसका मतलब ये हो गया कि जो भी लोग हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, सबका अपना जो भी कल्चर है वो उसे वो मेंटेन रख सकते हैं। उसका वायोलेशन कोई भी नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई माइनॉरिटीज है, ट्राइबल एरिया के लोग हैं, उसका जो भी अपना कल्चर है तो वो उसको आगे बढ़ा सकता है, उसको फॉलो कर सकता है। एजुकेशनल राइट्स, कोई माइनॉरिटीज है तो वो जो है अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला सकता है। वो अपने अपने हिसाब से उसको रीति रिवाज को मेंटेन रख सकता है। उसके बाद देखिए, जैसे कि अभी एक मुस्लिम है, मुस्लिम जैसे अपना मदरसा चलाता है तो वो चला सकता है, उसे पूर्ण अधिकार है इसके लिए। उसके बाद हमारा अगला आता है और काफी इंपॉर्टेंट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब हो गया कि अगर मेरा फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो हम डायरेक्टली आर्टिकल 32 के तहत हम डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन जा सकते हैं। डायरेक्ट जो है हम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हमें न्याय मिलेगी। उसके बाद देखिए साइलेंट फीचर्स का अगला जो आता है वो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे जितने भी स्टेट हैं सबके लिए एक पॉलिसी बना के देती है, जिससे कि वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए कार्य कर सकता है। तो देखिए जब हमारा, देखिए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर मीन फॉर प्रमोटिंग आइडियल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। डीपीएसपी जो है ये हमारे समाज में, सोशल में एक आइडियल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। और ये स्टेट को जितने भी कंट्री में हमारे स्टेट हैं उसको वेलफेयर स्टेब्लिश्ड करता है, वेलफेयर स्टेट बनाता है। तो देखिए ये जो, जैसा कि फंडामेंटल राइट्स हमारा जस्टिसेबल था, लेकिन डीपीएसपी जो है ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। अगर डीपीएसपी का वायोलेशन होता है तो इसके खिलाफ हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते। हाँ एक चीज है, मीडिया है, इसके खिलाफ हम, मीडिया है इसका विरोध कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, पब्लिक के सामने ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये जो है नॉन जस्टिसेबल नेचर है। इसका मतलब ये हो गया कि इनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन, इसके वायलेशन पे हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, अभी देखिए जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हमें स्कूल फी देते हैं, हमें कपड़े देते हैं, हमारे पॉकेट मनी को देते हैं, इस तरह से बहुत सारे चीज़ों को वो सपोर्ट करते हैं हमें।
तो हमारे भी कुछ ना कुछ ड्यूटी बनती है उसके प्रति। उसी तरह से तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। अगर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ राइट दिया है, कुछ मूल अधिकार दिए हैं, तो हमारे भी तो कुछ कर्तव्य बनता है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज बनती है। तो देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था उस समय ये फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई भी प्रावधान नहीं था, उसमें नहीं दिया गया था। लेकिन ये जो ऐड किया गया है, ये इंटरनल इमरजेंसी 1975 से 77 के बीच ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसके तहत इसको ऐड किया गया था। और इसको ऐड जो किया था ये सोरेन सिंह कमेटी ने। अब देखिए, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये टोटल जो है फंडामेंटल ड्यूटीज ये 11 है, इसे आप अंडरलाइन कर ले, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, तो 11 में क्या क्या है, जैसे कि हमारा हो गया टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें। हमारा जो नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है इसका भी सम्मान करें, नेशनल ध्वज हो गया, जनगण मन एंथम है, राष्ट्रगान है। उसके बाद टू प्रोटेक्ट सोवर्जिनिटी, हम अपने देश का संप्रभुता को बनाए रखें। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, हम अपने कंट्री में यूनाइट होकर रहें, सभी यूनिटी को मेंटेन रखें। टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमंग द ऑल द पीपुल, और हम अपने समाज में सभी भाईचारे से एक दूसरे से मिलकर और अच्छी तरह से रहें। और देखिए, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर एंड सोन, हमारा जो भी कल्चर है, पुराना कल्चर है, हेरिटेज है, मॉन्यूमेंट्स है, तो इस सब को भी हम लोग प्रिजर्व करें, बचाएं। अब देखिए, करा कि द फंडामेंटल ड्यूटीज सर्व एज ए रिमाइंडर टू सिटीजन्स व्हाइल एंजॉयिंग देयर राइट्स। अब देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ राइट देता है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारी कुछ ड्यूटी भी तो बनती है। इसलिए दे हैव ऑल्सो टू क्वाइट कॉन्शियस ऑफ ड्यूटी दे ऑन देयर कंट्री, हम लोग को अपने देश के प्रति कुछ ड्यूटी बनती है। ये सारे ये जो ड्यूटीज है ये हम सभी सिटीजन्स का है। देखिए, जैसा कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो था, डीपीएसपी जो था, वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर था, उसी तरह से ये भी जो है नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। उसके बाद देखिए, अब अगला हम देखेंगे, अगला हमारा आता है इस सेकुलर स्टेट्स। सेकुलर स्टेट्स का मतलब क्या हो गया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर ए सेकुलर स्टेट, हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष है। हमारे यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल रीजन धर्म नहीं है, इंडिया का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। लेकिन धर्म तो नहीं है, लेकिन धर्म में इसका इन्वॉल्वमेंट है। जैसे देखिए, कहीं कहीं छुआछूत होता है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हो जाता है, वहाँ पे लोग उसको पनिश किया जाता है छुआछूत के। कहीं पे मान लीजिए कि मंदिर में किसी को घुसने नहीं दिया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है, धर्म पे तो लागू होता है, लेकिन ऑफिशियल कोई धर्म नहीं है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टर है सेकुलर स्टेट का। देखिए, सेकुलर जो वर्ड जो था ये ऐड किया गया था प्रीमेम्बल में, वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में ऐड किया गया था। अब देखिए, ये प्रीएम्बल जो है सिक्योर करता है सारे सिटीजन्स को लिबर्टी ऑफ बिलीफ, उसकी चाहे जो भी सोच हो, फेथ हो, वर्शिप हो, उसका जो सोच हो, अपना जो भाव हो, वो चाहे तो भगवान की पूजा कर सकता है, मंदिर में पूजा करे, कहीं और करे, तो उसका जो फेथ है, उसका जो विश्वास है, ये इसको सिक्योर करता है। उसके देखिए, हमारा अगला आता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। देखिए, अब जो स्टेट है ये किसी के पर्सनल इक्वालिटी को ये डिनाई नहीं कर सकता है, और सभी के लिए ये इक्वल प्रोटेक्शन लगाता है। हालांकि फिर अगला है हमारा द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, ये किसी भी सिटीजन को, स्टेट जो है हमारा जो है, ये किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी धर्म से भी बिलोंग करता हो, तो स्टेट इसके लिए उससे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है उसके साथ। उसको देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात हो तो ये जितने भी सिटीजन्स हैं सभी के पास इक्वल राइट्स है, किसी के पास ऐसा नहीं है कि उसको कम राइट है, वो नहीं जा सकता है और दूसरा कोई जा सकता है, सभी के पास इक्वल राइट्स है।
उसके बाद हमारा अगला आता है ऑल पर्सन्स आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपगेट ऑफ एनी रिलीजन। जितने भी पर्सन्स हैं वो चाहे किसी भी वो फ्री है, उसके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके पास ये राइट है कि कोई कोई भी प्रोफेशन को अपना सकता है। मान लीजिए अगर कोई एक मोची है, वो मोची का काम कर रहा है, लेकिन उसका बेटा है, वो चाहे तो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, मतलब कोई भी प्रोफेशन को वो अपना सकता है, किसी भी चीज को प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी धर्म को वो मान सकता है, इसके लिए वो बिल्कुल फ्री है। उसके बाद कर रहा है अगला, एवरी रिलीजियस डोमिनेशंस और एनी ऑफ इट्स सेक्शंस शैल हैव राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कोई भी धर्म का डोमिनियन नहीं है, मतलब सारा धर्म जो है सबकी सब समान है यहाँ पे, किसी खास के साथ कोई स्पेशल, कोई हमारा धर्म कोई स्पेशल नहीं है हमारे देश के लिए, सभी डोमिनियंस है, सबका मान बराबर है यहाँ पे। फिर उसके बाद अगला आता है, नो पर्सन शैल बी कंपेल टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ पार्टिकुलर रिलीजन। इसका मतलब ये हो गया, कोई पर्सन, मान लीजिए कोई पर्सन है, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, अपने धर्म का बढ़ावा दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर कोई स्पेशल टैक्स लगेगा, कोई मुस्लिम है तो उस पर स्पेशल टैक्स लगेगा, हिंदू है तो उसे छूट दिया जाएगा या स्पेशल इस पे भी स्पेशल टैक्स लगेगा। तो इस तरह से ऐसा कोई भी चीज नहीं है। उसके बाद अगला कहता है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय स्टेट। अगर देखिए जैसे हमारा कोई गवर्नमेंट स्कूल है या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उसमें कोई भी ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा कि उसमें धर्म रेस से रिलेटेड कोई भी चीज को पढ़ाया जाएगा, कोई एक स्पेशल धार्मिक चीज को ही पढ़ाया जाएगा, इस तरह से नहीं हो सकता है। हाँ, ये एक अगर जैसे अगर कोई माइनॉरिटीज है वो अपना एक पर्सनल इसको चलाता है, जैसे मुस्लिम मदरसा चलाता है, उसमें वो अपने धर्म के बारे में पढ़ा सकता है क्योंकि वो स्टेट के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। उसके बाद हमारा अगला आता है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन शैल हैव द राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। अब देखिए जितने भी सिटीजन है हमारी कंट्री में, तो बहुत, हमारा कंट्री तो बहुभाषी कंट्री है, बहुत सारे स्टेट हैं और हर एक स्टेट में बहुत सारा लैंग्वेज अलग अलग है, तो अपने लैंग्वेज को मेंटेन रख सकते हैं, उसे वो फॉलो कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, अपने स्क्रिप्ट है उसका जो भी कल्चर है वो बिल्कुल इसके लिए फ्री है। उसके बाद हमारा अगला आता है, ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव राइट टू एस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अब देखिए जितने भी माइनॉरिटीज हैं, ट्राइबल एरिया के लोग हैं, वो अपना चाहें तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हैं, चला सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, जैसे कि हम अभी पीछे ही बता चुके हैं, जैसे मुस्लिम लोग जो है वो अपना मदरसा चलाते हैं, तो इसके लिए वो फ्री है। उसका देखिए हमारा अगला आता है, द स्टेट शैल इन इंडिविजुअल टू सिक्योर ऑल द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी हमारा सिविल कोड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉ हैं, और ये जो है सभी धर्म के लिए अप्लाई होता है और सभी के लिए कोड बराबर है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, बाकी का हम अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।